नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है। अंतिम कैबिनेट बैठक समाप्त हुई। विधानसभा भंग करने की कैबिनेट ने निर्णय लिया। विधानसभा भंग करने का राज्यपाल से मिलकर सीएम कैबिनेट की बैठक से कराएंगे अवगत। राज्य में नए सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो चुका है। राज्यपाल से मिलकर बैठक के बारे में क्या हुआ, इस बारे में चर्चा करेंगे। राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता अब फिलहाल साफ। कैबिनेट की बैठक जो शाम 4 बजे हुई, काफी अहम ये बैठक, जिसमें अब ये साफ हुआ कि अगली सरकार का गठन होगा। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। विधानसभा भंग करने की सिफारिश। रविवार को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नतीजे आने के बाद बिहार में बैठकों का दौर लगातार जारी। नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर दी है। इधर पटना में सीएम हाउस में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि विधायक दल का नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को 12:30 बजे का वो वक्त होगा, दोपहर का, जब एनडीए की बैठक होगी। और रविवार को ही एनडीए के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी अब पेश करेंगे। एक दिन पहले नीतीश ने कहा था जनता मालिक है। कल के दिन भी बैठकें हुई थी। राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता फिलहाल साफ। राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिए नीतीश कुमार, और विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी फिलहाल की है। सीएम हाउस में भी एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अब एक बार फिर से जो बैठक होगी 15 नवंबर को 12:30 पर, उसमें साफ होगा कि किसके बागडोर में हो, कौन संभालेगा बागडोर बिहार की, और किसको दी जाएंगी बड़ी जिम्मेदारियां। नीतीश ने इस्तीफा दिया। विधानसभा भंग करने की सिफारिश। रविवार को सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे नीतीश कुमार। सरकार बनाने को लेकर एक तरफ एनडीए की बैठक आज के दिन खत्म हुई, तो वहीं महागठबंधन ने भी अब मंथन शुरू कर दिया है। महागठबंधन के टॉप नेताओं की नजर भी छोटे दलों की तरफ है, खासकर हम वीआईपी और एआईएमआईएम की तरफ। सीनियर एडिटर मधुरशील जी फिलहाल लाइव जुड़ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। मधुरशील जी, जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया और अब उन्होंने सिफारिश भी कर दी है विधानसभा भंग करने की, जिस तरह से फागू चौहान से उन्होंने मुलाकात की, क्या कुछ अपडेट और तस्वीरें क्या वहां की कहती हुई? देखिए सागर, अभी से मतलब चंद मिनट पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर के निकले हैं यहाँ से, और उन्होंने कैबिनेट भंग करने और विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर दी है राज्यपाल से। राज्यपाल फागू चौहान ने राज्यपाल फागू चौहान ने उनसे जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक केयर टेकर सरकार, केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सत्ता संचालन का उनको ये किया है। ऐसे में ये एक संवैधानिक ये प्रावधान है, प्रोविजन है, और उसके तहत ये केवल नीतिगत फैसले नहीं ले सकती है सरकार, जब तक नई सरकार का गठन, नई कैबिनेट का गठन नहीं हो सकता है। तो ये तमाम जिस तरह की ये जो औपचारिकताएं हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। मतलब राजभवन तक अभी तक चुनाव होने के बाद जो भी घटक दल है, सरकार है या जो गठबंधन है, राजभवन के संपर्क में नहीं आया था। चुनाव आयोग के द्वारा विजयी प्रत्याशियों का, जीते हुए उम्मीदवार जितने थे, उनकी सूची सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री राजभवन के संपर्क किए, और आज राजभवन ने समय दिया उनको, और वो विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर दी है सरकार ने। अब जो स्थिति है, अब जो 15 तारीख को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या जो एनडीए गठबंधन है उसकी तरफ से जो खबरें आ रही है, 15 तारीख को 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के विधायकों की बैठक होगी, और 12:30 बजे समय निर्धारित किया गया है
कि 15 तारीख को वहां एनडीए गठबंधन दल की बैठक होगी और उसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी, ये तमाम दल के विधायक जो जीत करके आए हैं वो बैठक में रहेंगे और पार्टी के जो सुप्रीमो है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो बैठक में शामिल रहेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उसमें फिर सरकार की, नई सरकार की रूपरेखा तय होगी। नेता का जो चुनाव होना है, औपचारिकता जो पूरी करनी है, उस पर वो मुहर लगेगी। लेकिन फिलवक्त जो ये लगातार मीडिया में चर्चा छिड़ी हुई थी कि आखिर राजभवन जाने में नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं, जो हालांकि इस मौजूदा सरकार का कार्यकाल अगर देखें तो 29 नवंबर तक का था, लेकिन जब परिणाम आने के बाद ऐसा होता है कि दूसरे या तीसरे दिन सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो इस बार विलंब होता हुआ दिख रहा था। लेकिन और जो सरकार में जो सरकार गठन के लिए जो पेच आ रही है, या जो तमाम जो उनके अंदर की जो एक किसी बिंदु पे जो पेच फंसा हुआ है, उन तमाम चीजों के लिए कल का दिन इन लोगों ने खाली रखा है और जो शीर्ष स्तर के नेता हैं वो बैठक करेंगे और फिर वो राजभवन आकर के दावा पेश करेंगे 16 तारीख को कि एनडीए गठबंधन बड़े गठबंधन के रूप में उभरा है और हमको सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही राज्यपाल ये तय करेंगे कि इस बड़े गठबंधन ने जो बहुमत लिया है, 125 का जो आंकड़ा, बहुमत से जो 3 का फासला है ज्यादा का, 122 चाहिए सदस्यों की संख्या बहुमत के लिए, जो 125 का आंकड़ा है। अब ऐसे में अगर राज्यपाल इनके दिए गए सूची पर संतुष्ट होते हैं तो सरकार बनाने के लिए इनको बोलेंगे, और नहीं तो फ्लोर टेस्ट की बात, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि फ्लोर टेस्ट की बात भी हो सकती है, विपक्ष मांग कर सकता है। लेकिन फिलवक्त बहुमत एनडीए के पक्ष में है, लिहाजा बड़े गठबंधन, चूंकि चुनाव पूर्व गठबंधन था, तो राजभवन के ऊपर है कि वो फ्लोर टेस्ट कराता है या सीधे तौर पर राज्यपाल उनको सरकार बनाने का आदेश देते हैं। जय ठीक है, मधुरशील जी लौट कराऊंगा। शशांक दुबे भी फिलहाल बने हुए लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। शशांक, कैबिनेट की बैठक में जो अंतिम कैबिनेट की बैठक थी, कौन कौन से इसमें चेहरे शामिल हुए? देखिए, कैबिनेट की बैठक जो है वर्चुअल बैठक हुई थी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी। देखिए, डिप्टी सीएम सुशील मोदी यहाँ पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री के आवास पर, डिप्टी सीएम और सीएम यहाँ पर थे, बाकी जितने मंत्री थे वो सारे वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए थे और अपने अपने आवास या फिर कार्यालय से वो जुड़े थे। तो तमाम मंत्री जुड़े थे। हालांकि इस तरह की बैठकों में सिर्फ कोरम पूरा किया जाता है और सूचना दी जाती है, लेकिन तमाम मंत्री यहाँ पे जुड़े हुए थे। जी सागर। ठीक है शशांक, लौट कर आऊंगा। मधुरशील जी, जिस तरह से चर्चाएं अब चल रही हैं कि अब 15 तारीख वो दिन होगा जिस दिन तस्वीरें साफ हो जाएंगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और उस दिन दावा भी पेश करेंगे नीतीश कुमार। नए चेहरे कौन कौन से दिखाई देंगे, किसको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, मंत्रिमंडल में कौन से वो पुराने चेहरे हैं जो दोबारा से उन्हीं पदों पर वो आएंगे और उन्हें सेम टू सेम वही जिम्मेदारियां दी जाएंगी। मधुरशील जी। देखिए सागर, ये मतलब ये एनडीए गठबंधन को तय करना है और चेहरों को लेकर के जो अभी से जो कवायदे जो शुरू हुई हैं, ये सारे के सारे नाम जो चर्चा में चल रहे हैं एनडीए के खेमे से लेकर के, वो ये चेहरे अंतिम समय तक बदल भी सकते हैं, क्योंकि इस बार जो समीकरण है वो पिछली बार से थोड़ा उलट समीकरण है। कई इनके मंत्री चुनाव हार गए हैं, पहले के जो मंत्री थे वो कई चुनाव हार चुके हैं, और इस बार कई वो ऐसे विधायक जो 3-4 बार जीते हुए विधायक थे, जो 2015 में चुनाव हार गए थे, वो इस बार जीत करके आ गए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी समीकरण इस वजह से भी गड़बड़ है कि पिछले जब चुनाव जब हुए थे उस समय गठबंधन में केवल जदयू और बीजेपी ने मिलकर के सरकार बनाया था, सरकार का गठन किया था। इस बार 2 दल इनके साथ और भी हैं, और जो मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो यथावत रहेगा, क्योंकि 36 से ज्यादा मंत्री आप मंत्री बना नहीं सकते आप मुख्यमंत्री सहित। तो अब ऐसी स्थिति में 36 ही बनाना है, और डिमांड जो प्रस्ताव जो दे रहे हैं लोग या जो डिमांड कर रहे हैं घटक दल के लोग, उसमें 4 विधायक वाले भी चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में उनका शेयर ज्यादा हो। तो किस नाम पर क्या कुछ बनेगी अंतिम सहमति, वो जब तक एनडीए घटक दल के तमाम नेता बैठ करके चर्चा नहीं कर लेंगे,
तब तक वो नहीं हो पाता, क्योंकि अभी जो जिस फंसी हुई है, वो जिस पर मामला फंसता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से देरी हो रही है, वो उसके अलावा मंत्रिपरिषद के गठन के अलावा कई ऐसे मुद्दे फंसे हुए हैं, जैसे चिराग पासवान का मुद्दा हो, जिसका लगातार चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार। मीडिया तक को संबोधित करते हुए बोल दिए कि उनकी वजह से उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के उम्मीदवार कम जीत पाए हैं। 42 सीटों को सीधे तौर पे उनसे नुकसान होता हुआ, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं नीतीश कुमार कि 42 सीटों पर वो एलजेपी की वजह से उनकी हार हुई है, उनके उम्मीदवारों की हार हुई है। तो ऐसी स्थिति में इन तमाम चीज़ों का 15 तारीख तक वो निपटारा करने के बाद मंत्रिपरिषद का गठन होगा। फर्स्ट फेज में ही सारे मंत्री बना लिए जाएंगे, ऐसी संभावना कतई नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो तात्कालिक रूप से जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो छोटा होगा, और फिर क्रमवार जैसे पहले भी होता रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार में फिर उस तरह के चेहरे शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिलवक्त नेता का चुनाव औपचारिकता है, एक मुहर लगना है, क्योंकि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नेता मान चुके हैं। उनके शीर्ष नेता लगातार कहते रहे कि चाहे सीटें जदयू की जो भी आए, लेकिन वो बिहार में नेतृत्व उनके हाथ में रहेगा। लेकिन अंतिम जो फैसला है वो बैठक के बाद तय होगा, क्योंकि अब एनडीए के जो दूसरे घटक दल है, छोटे दल, वो उनकी मंशा क्या होती है, वो मंत्रिमंडल में क्या शेयर चाहते हैं, 4 विधायक हैं दोनों के, वो कितना शेयर चाहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बैठक के बाद ही कुछ तस्वीर साफ होगी, क्योंकि जो एक सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है, सबने अपना अपना एजेंडा दिया हुआ है। एनडीए के जो एक कोर कमेटी है एनडीए की, सबने अपना एजेंडा दिया हुआ है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो नीतीश कुमार खुद से नेतृत्व संभालने की बात आपने देखा होगा कि कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से कहते हुए नहीं दिखे, लेकिन इशारे में उन्होंने कहा कि जो एनडीए विधायक दल की बैठक में तय होगा उस हिसाब से सारी चीज़ें तय होंगी। अगर केंद्र से बहुत बड़ा ऑफर और सम्मानित ऑफर नीतीश कुमार को मिलता है तो हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ भी दे, लेकिन फिलवक्त ये चर्चा मात्र है। राजनीतिक गलियारे में, सियासी गलियारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जदयू की तरफ से, हम की तरफ से या वीआईपी पार्टी की तरफ से जो खबरें आ रही है, उसमें सभी मतलब नीतीश कुमार को ही नेता मानते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर 15 तारीख को पूरी तरह से साफ हो जाएगी, जब विधायक दल की बैठक होगी, एनडीए नेताओं की बैठक होगी, और उसके बाद जब राजभवन विधायक दल के नेता के रूप में कौन चेहरा जाता है, नीतीश कुमार ही जाते हैं या कोई दूसरा चेहरा होता है, ये 15 तारीख को उस समय तय हो जाएगा। और ये सारी तस्वीर 15 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद मंत्रिमंडल का क्या खाका होगा, क्या स्वरूप होगा, उस पर विचार किया जाएगा। और ये चारों दल के मुखिया बैठ करके तय करेंगे कि किनको कितनी बर्थ मिलनी है मंत्रिपरिषद में, और जो पोर्टफोलियो है उसका बंटवारा उसके बाद होगा। पहले बर्थ तय करना जरूरी है। अगर सीट शेयरिंग की बात करें, शशांक, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे केवल अब औपचारिकता होनी है, महज अब सीएम नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन क्या जिस तरह से सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कि स्पीकर पद पर भी जेडीयू ही अब कायम रहेगी, जिस तरह से जेडीयू की लगातार यही मांग थी, जेडीयू अड़ी हुई थी, तो क्या बीजेपी ने इतनी आसानी से मान लिया या फिर इसके पीछे वजह कुछ और हो सकती है? शशांक, देखिए, अभी ये सारी बातें स्पष्ट नहीं हुई हैं कि स्पीकर कौन होगा और किस पार्टी से होगा। लेकिन पिछली बार का अगर 2015 के चुनाव की बात देखी जाए तो राजद सबसे बड़ी पार्टी थी और दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू थी। लेकिन जदयू ने जो स्पीकर का पद भी रखा था और मुख्यमंत्री का पद भी रखा था। कुछ वही फार्मूला यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जदयू की मांग है या जदयू का कहना है, हालांकि ऐसी कोई मांग नहीं आई है क्योंकि इस विषय पर अभी कोई पब्लिक डोमेन में बाहर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन आमतौर पे सोचा जा रहा था कि इस तरह की जब हंग असेंबली होती है या स्प्लिट जो मैंडेट है एकदम क्लियर नहीं होता है, कई पार्टियों के सहयोग से सरकार चलनी होती है, ऐसे में जो मजबूत पार्टी होती है वो स्पीकर अपने पास रखना चाहती है और सत्ताधारी जो दल होता है वो भी अपने पास स्पीकर का पद रखना चाहता है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर पद पर क्लेम कर सकती है। हालांकि अभी तक न भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिकली कोई क्लेम किया है, न जदयू ने कहीं पर नकारा है। लेकिन निश्चित तौर पे जो ये सिलसिला चल रहा है इसमें दोनों पार्टियों में स्पीकर के पद को लेकर कहीं ना कहीं कोई बात जरूर हुई होगी।
अब देखना है कि वो बात क्या हुई होती है। लेकिन कोई किसी तरह का विरोध, चूंकि अभी सरकार का गठन होना है और सरकार के गठन होने से पहले ना भाजपा ना जदयू एक दूसरे की कोई जो विरोध है या एक दूसरे के जो ऐसे पॉइंट है जहां पर सहमति नहीं बन रही है उसको सामने नहीं लाना चाहती है। यही कारण है कि अभी जितने अच्छे जो बिंदु है जिन पर दोनों दलों में सहमति है, यानी कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम्स हैं या जो ऐसे एजेंडे हैं दोनों दलों की सहमति है, वैसे ही कार्यक्रमों में वैसे ही प्रोग्राम्स में दोनों दल अभी पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं। तो देखना है कि अभी जब ये परसों यानी रविवार को जब ये बैठक होती है, एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद सरकार के लिए क्लेम करेंगे। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री और जब शपथ लेंगे या मंत्रियों के साथ शपथ लेते हैं तब इन बातों की बात आएगी कि कौन स्पीकर बनेगा और कौन मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनेगा। जी सागर। मधुरशील जी, चुनाव के पहले जो गठबंधन में पार्टियां शामिल हुई उसकी घेराबंदी अब शुरू हो चुकी है। राजकुमार और सुमित जो बीजेपी के इस वक्त बहुत करीब है, एनडीए के करीब है, बसपा उधर महागठबंधन के करीब है, एआईएमआईएम भी लगातार उनके करीब चली जा रही है। क्या अगर नीतीश कुमार अगर देरी किए तो क्या ये देरी उनको भारी पड़ सकती है? तो चलिए मधुरशील जी आपके पास लौट कर आऊंगा। शशांक, जो सवाल मैंने किया मधुरशील जी से, इसी पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या नीतीश कुमार अगर अब देरी करते हैं तो क्या आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं? क्योंकि महागठबंधन का बार बार खुलकर यह कहना कि यह सरकार आने वाले समय में अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली, घेराबंदी करने में लगी हुई है महागठबंधन, किस तरह से साधा जाए छोटे दलों को? शशांक। देखिए देखिए सागर, ये बात अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से सरकार गठन को लेकर कोई दावा नहीं किया जा रहा है, ना कोई मैजिकल फिगर दिया जा रहा है और ना कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आते तो राजभवन तुरंत पहुंच जाते और कहते सबसे बड़ी पार्टी चूंकि राजद है इसलिए राजद को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। लेकिन राजद या महागठबंधन इस मामले में अभी नहीं पड़ रही है, इसलिए अभी नीतीश कुमार का रास्ता साफ है। नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में कोई राजभवन नहीं जा रहा है। इसलिए दूसरी बात जहां तक है कि सुमित कुमार एक जुड़ गए हैं जिससे स्ट्रेंथ उनकी 126 हो गई है। उसके अलावा भी जो दो लोजपा के जो हैं अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो वो भी एनडीए के साथ जाएंगे। तो कहीं ऐसी कोई स्थिति बनते नहीं दिख रही है जहां पर नीतीश कुमार को अभी सरकार बनाने में कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कहीं भी अभी राजद जो है या महागठबंधन है वो बिल्कुल सरकार बनाने का ना तो दावा कर रही है, हाँ वो सरकार मैंडेट का अपहरण हुआ है जरूर कह रही है, चुनाव में धांधली हुई है जरूर कह रही है, लेकिन ये कतई नहीं कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है, हम सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए हमको सरकार बनाने का दावा मौका दिया जाए। तो चूंकि वो दावा नहीं कर रहे हैं इसलिए नीतीश के सामने अभी कोई चुनौती नहीं है, नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। और जब नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में जितने छोटे दल हैं या एक आधे विधायक हैं वो हमेशा सत्ता की तरफ भागते हैं, इसलिए वो सारे विधायक नीतीश कुमार की तरफ जाएंगे। जो कहीं से किसी भी दल बदल कानून से बंधे हुए नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है और निश्चित रूप से वो सत्ता की तरफ जाएंगे। ठीक है मधुरशील जी, क्या लग रहा है अगर ये चुनाव के परिणामों के बाद अगर ये घेरा घेरी का खेल अगर ये चलता रहा तो क्या अंतिम निर्णय राज्यपाल को करना होगा, फागू चौहान जी को करना होगा कि पहले वो किसे न्योता देते हैं? देखिए फिलवक्त ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का दावा आरजेडी जरूर कर रही है, लेकिन राजभवन को भी पता है कि प्री पोल अलायंस था इन चार दलों का, बीजेपी, जदयू और बीआईपी और हम, ये चार दल प्री पोल अलायंस मतलब चुनाव पूर्व इनका गठबंधन था। और गठबंधन जो था एनडीए गठबंधन वो बड़े दल के रूप में उभरा है, बहुमत उसके पास है। तो अब ये एक संवैधानिक स्थिति तब ये होती जब ये दावा पेश करने पहले नहीं जाते। राजभवन से निमंत्रण वैसी स्थिति में आ सकता है जब एक निर्धारित अवधि तक दावा पेश करने एनडीए के लोग जो बहुमत जिनके पास है वह ना जाएं, या फिर अगर वो दावा पेश करने के लिए अगर वो जाते हैं तेजस्वी प्रसाद जाते हैं तो उनके गठबंधन का आंकड़ा वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि राजभवन के संज्ञान में सारी चीजें हैं। इसलिए राजभवन पहले सबसे बड़े गठबंधन को ये पोस्ट पोल अलायंस की बात होती तब उस समय परेड होती,
फ्लोर टेस्ट का मामला आता, लेकिन फिलवक्त ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि जो चीजें राजनीतिक गलियारे में, राजनीतिक क्षेत्र में बिहार में जो हलचल हो रही है, वो सारी चीजें राजभवन को के संज्ञान में है। तो राजभवन ऐसे केवल तेजस्वी प्रसाद यादव के कह देने मात्र से उनको सरकार बनाने का न्योता नहीं दे सकती, क्योंकि मैंडेट जो आया है वो एनडीए के पक्ष में आया है, चाहे 5 सीट से ही सही, चाहे 3 सीट से ही सही। अगर बहुमत अगर आज की डेट में है तो एनडीए के साथ है। अब अपनी सूची में अगर वो नाम देते हैं वीआईपी के विधायक का या हम के विधायकों का या किसी कहीं टूट फूट की बात करते हैं और बहुमत का, तो वो सूची उस लिस्ट को उनको देना होगा, और जितने विधायकों का वो नाम देंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, उसकी परेड करानी पड़ जाएगी राजभवन में राज्यपाल के सामने, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन ये तब सारी कसरतें हो सकती हैं जब एनडीए पीछे हट जाए, जब एनडीए के नेता दावा पेश करने ना जाएं, क्योंकि अभी राजभवन अभी अगर न्योता देने की जहां तक बात आती है, तो वो जो जिनके पास बहुमत होता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन का प्री पोल मतलब चुनाव पूर्व ये अलायंस था, गठबंधन था, और उस गठबंधन को जनमत मिला है, उस गठबंधन के पक्ष में बहुमत आया है। तो राजभवन ऐसे मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की वजह से किसी एक दल को नहीं निमंत्रण दे सकता बुलाने के लिए, क्योंकि उनको भी मैंडेट नहीं मिला है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर 75 विधायकों के साथ आरजेडी है, तो 74 विधायकों के साथ बीजेपी भी है, और बीजेपी और जदयू की सरकारें, अगर हम वीआईपी और हम की बात छोड़ भी दें, तो उनकी सरकारें यहाँ चलती रही हैं। तो ये केवल चर्चाओं की बात है, क्योंकि नीतिगत ये बात नहीं है, इथिक्स इसके पीछे का है। क्योंकि चुनाव पूर्व अगर अलायंस होता है, गठबंधन होता है, अगर बहुमत जिसके पास है, उसकी सारी चीजें निगाहें राजभवन पर टिकी, राजभवन की है, वहां पे सारी बातों को देख करके ऐसी स्थिति में राजभवन जब अगर ये दावा 15 तारीख को, जिस तरह की चाहिए, अभी सामने खबरें आई हैं डीए खेमे से कि वो दावा पेश करेंगे 15 तारीख को, तो 15 तारीख को अगर दावा पेश करते हैं और सरकार बनाने को उनको मौका मिलता है, अब अगर बीजेपी, अगर महागठबंधन जो नाम इनके लिस्ट में है और उन्हीं नामों की सूची अगर भेजता है राजभवन की, नहीं ये विधायक हमारे साथ है, तब फ्लोर टेस्ट की बात हो सकती है या परेड कराए जाने की बात हो सकती है। सागर, ठीक है। शशांक जी, आज के दिन कैबिनेट बैठक में नए सरकार के गठन के ऐलान के अलावा, विधानसभा भंग करने के अलावा और क्या बड़ी बातें रही जिस पर गौर करना जरूरी है? शशांक जी बिल्कुल, आज की जो बैठक थी, जो कैबिनेट की अंतिम बैठक थी, इसमें सिर्फ विधानसभा भंग करने का जो निर्णय हुआ, सरकार जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल को खत्म करने की जो घोषणा हुई, उसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब एक नई विधानसभा का चुनाव हो जाता है, विधायक निर्वाचित हो जाते हैं, विधायक नोटिफाई हो जाते हैं, उसलिए कोई नीतिगत फैसला सरकार नहीं लेती है। हालांकि इसकी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार इस्तीफा नहीं देती है तब तक वो नीतिगत निर्णय ले सकती थी, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेते हैं। इसलिए यही एक एजेंडा था जिसमें काम हुआ, और मात्र 5 से 8 मिनट की कैबिनेट हुई है, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक खत्म कर दी गई है, और उस कैबिनेट के निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराने सीएम खुद राजभवन चले गए थे। तो दूसरा कोई एजेंडा आज नहीं था, सिर्फ एजेंडा आज इस सरकार के कार्यकाल को खत्म करना और विधानसभा को भंग करने का निर्णय लिया गया। जी सागर। मधुरशील जी, वैसे अभी तक जिस तरह से आप बिहार की सियासत को आप देख रहे हैं, मौजूदा वक्त में जिस तरह से महागठबंधन ये बार बार दावा कर रहा है कि एनडीए की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली, वो भी लगातार छोटे दलों को साधने की कोशिश में लगी है। एक बार विस्तार से बताइएगा कि क्या लगता है कि महागठबंधन कौन सी ऐसी चाल चलेगा जहां पर सत्ता का समीकरण ये थोड़ा सा बिगड़ सकता है, बदल सकता है, उसके पक्ष में तस्वीरें थोड़ी सी जाती हुई आपको कहां से लगता है कि दिखाई दे रही हैं? देखिए सागर, राजनीति में कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता, और जहां तक राजनीतिक चालों की बात है, तो अगर महागठबंधन की खेमे से शुरुआत हो रही है तो एनडीए गठबंधन के तरफ से भी शुरुआत हो रही है। आपने आज देखा होगा, एक तस्वीर आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने विधायक दल के नेता के चुनाव के नाम पर आपस में हाथापाई कर ली, और वहाँ टूट की संभावना के मद्देनजर किस तरह से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अगर संभावनाएं तमाम तरह की खुली हुई रहती हैं, रास्ते सारे खुले रहते हैं राजनीति में। अगर कहीं कांग्रेस, जैसे कि तमाम राजनीतिक गलियारे में तमाम राजनीतिक प्रेक्षक या समीक्षक इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि कांग्रेस में टूट की संभावना बढ़ती जा रही है।
अगर कांग्रेस टूट करके उसके आधे विधायक, 2/3 विधायक आ जाते हैं एनडीए के खेमे में, तो महागठबंधन की स्थिति क्या होगी। तो ये तमाम दोनों, अगर उधर से कोशिशें होगी तो इधर से भी कोशिशें होंगी। और आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान किस तरह से रणनीति अपनाई गई थी एनडीए की तरफ से कि एलजेपी नुकसान करेगा, और एलजेपी से नुकसान हुआ। लगभग 40-42 सीटों का केवल जदयू का नुकसान हुआ, गठबंधन के दलों का नुकसान हुआ, बावजूद इसके मैंडेट इनके पक्ष में आया। इसका मतलब कि रणनीतिकार इनके, जो राजनीति में साम दाम दंड भेद तीनों जो ये क्रियाएं चलती रहती हैं, उस हिसाब से ये बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाए। अब अगर महागठबंधन अगर उस तरह के उस जुगत में लगा हुआ है या कोई इस तरह की का खेल खेलना चाहता है, तो एनडीए गठबंधन के नेताओं की भी निगाह उसके हर हरकत पर होगी, जिस तरह से महागठबंधन इनके हर हरकत पर ये की हुई है। आज अगर मुकेश सहनी उनसे अलग हुए हैं या जीतन राम मांझी उनसे अलग हुए हैं, आपको याद होगा सागर कि चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के बाद सबसे पहले ये महागठबंधन के खेमे में गए थे, लेकिन वहाँ उनको उचित सम्मान का मतलब कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई थी, और ये फिर वापस एनडीए के खेमे में आ गए थे। तो वो तमाम तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। जो निर्दलीय या बसपा के एक विधायक जीते हुए हैं, एलजेपी के विधायक हैं, ओवैसी के 5 विधायक हैं, तो कुल मिलाकर के समीकरण कुछ इस तरह की स्थिति में है कि 2-4 अंकों के गणित पर कभी पाला इधर का ये भारी हो सकता है, कभी पलड़ा, और कभी उधर का पलड़ा भारी हो सकता है। तो ये संभावनाएं बनी हुई, क्योंकि जब बहुमत का फासला बहुत कम का होता है तो सरकार की स्थिरता को लेकर के आगे का क्या दौर होगा, एनडीए कब बैठकें करेंगी और आगे क्या फैसले लिए जा सकते हैं, आगे का कार्यक्रम बताइए शशांक। जी देखिए, परसों विधायक दलों की बैठक होगी। हर पार्टी अपने विधायक दल की बैठक करेगी और उसके बाद एक संयुक्त बैठक होगी जो एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, वो एक अन्य मार्ग में होगी, सीएम आवास में होगी। और उसी बैठक में नीतीश कुमार को जो एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। उस नेता चुनने के बाद एनडीए के सभी घटक के जो प्रमुख नेता हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, या सुशील मोदी हो सकते हैं, या कोई दिल्ली से भाजपा का प्रतिनिधि आ सकता है, वो नीतीश कुमार के साथ राजभवन जाएंगे और अपने अपने दल के विधायकों की सूची साथ में महागठबंधन के सभी जो एनडीए के सभी जितने विधायक हैं उनके समर्थन की सूची राज्यपाल को सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। तो यानी ये सारी घटनाएं परसों यानी रविवार को ही होनी है। तो परसों 12:30 बजे जब ये लोग महागठबंधन की विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद राजभवन जाने की बात होगी और सरकार बनाने का दावा पेश कराएंगे। उसके बाद राजभवन उस पर निर्णय लेते हुए उनको सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण के लिए न्योता देगा और राजभवन इसकी तैयारियां जारी हैं। वो तिथि राजभवन की ओर से दी जाएगी, वो समय राजभवन की ओर से दिया जाएगा। हालांकि सरकार की उसमें मनसा जो है, सरकार के जो इसमें इच्छा है वो जरूर जानी जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि छठ से पहले नहीं 16 और 17 तारीख को, 16 तारीख या 17 तारीख को सरकार शपथ ले सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। मधुरशील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीतीश कुमार ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया और रविवार के दिन 12:30 बजे का वो वक्त होगा जब एक अहम बैठक और विधानसभा भंग करने की भी नीतीश कुमार ने सिफारिश कर दी है और राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। लेकिन आगे अब क्या कुछ होगा, वीआईपी न्यूज आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।